दोस्तों नमस्कार। अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में असीम अंतरिक्ष का एक जीवित कोना शीर्षक पुस्तक की समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि यह पुस्तक कुछ अलग कहती साबित हो तो वीडियो या आलेख को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। जैसा कि शीर्ष वैज्ञानिक द्वय आइंस्टाइन और सर स्टीफन हॉकिंस ने अनंत स्पेस और चुंबकीय आकर्षण शक्तियों का ब्रह्मांड उत्पत्ति के पूर्व अस्तित्व में रहने के प्रश्न पर सहमत जताते लगते हैं, ठीक इसी तर्ज पर वर्तमान ब्रह्मांड के लगभग असंभव सीमा होने के प्रश्न पर भी पूरा वैज्ञानिक जगत सहमत होता लग सकता है। इन्हीं दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाते जब हम खुले अंतरिक्ष में बारीक खोज करते हैं तो तारों नक्षत्रों के अनंतता के साथ पृथ्वी के भी अनेकों क्षेत्रों, घनघोर बारिश में बनते बुलबुले, सूक्ष्म से स्थूल तक के जीवों जंतुओं की संख्या, इंसानों के मन के उड़ानों को यदि अनंत नहीं तो गणना के बाहर होना तो कहा ही जा सकता है। इन अनंतताओं के बीच हमारी पृथ्वी किस कोने में स्थित है, शायद निश्चित रूप से निर्धारित करना निहायत मुश्किल लगता है। हालांकि पुराने पीढ़ी के दो महान चिंतकों अरिस्टोटेल तथा प्टोलेमी ने आशंका व्यक्त किए थे कि हमारी पृथ्वी यूनिवर्स के मध्य में स्थित हो सकती है। We have certainly come a long way since Aristotle and Ptolemy, when we thought that the earth was center of the universe. Books The Theory of Everything, स्टीफन हॉकिंस। लेकिन प्रश्न उठ सकता है कि जब स्पेस के ओर छोर को नहीं तय किया जा सकता तो किस मापक के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी विश्व के बीच में स्थित हो सकती है। साथ ही इसी असीमितता के बीच जब किसी प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच वाला जागरूक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अकेले पृथ्वी को जीवन से लहलहाते होने के आश्चर्यों के आश्चर्य भरे सच्चाई का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है तो शायद वह अभाग के स्थिति में होगा। उसके पास बोलने के शब्द नहीं मिल सकेंगे। आलोच्य पुस्तक शुरू से अंत तक ऐसे ही दुरूह विषयों की गुत्थियों से जूझती लगती है। शायद इसीलिए इसका शीर्षक असीम अंतरिक्ष का एक जीवित कोना रखने के प्रयास शायद ग्राह्य माना जा सकता है। पुस्तक असीम अंतरिक्ष का एक जीवित कोना में स्वीकृत इतिहास को वैज्ञानिक मत से पोषित हो सकता है को आधार बनाकर पृथ्वी के बनने, इस स्थल पर टिकने, आग के गोले से ठंडी होने, भारी बरसात, भूकंपों, ज्वालामुखियों से पहाड़ों, नदियों, समुद्रों के साथ ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभतम उपलब्ध जीवन का अस्तित्व में आना, फिर क्रमिक रूप से अनेकों जीवों के उत्पत्तियों के बाद अंत में इंसानों का पैदा होने के और विकास के बताए गए 4 पड़ावों गुफा, कंदरा, पशुपालन, कृषि और आधुनिक काल के वृत्तांत अपने विचारों व शब्दों से बने अनुमानित किंतु प्राकृतिक सच्चाई के अत्यंत निकट के ढांचों व हर पड़ावों के तत्कालीन आदमियों की कठिन से कठिनतम दुश्वारियों को भोगते आगे बढ़ते हुए आज के युग तक पहुँचने का लोमहर्षक वृत्तांतों के खुलासे करने की कोशिश की गई है।
बारीक अध्ययन से ऐसा लगता है कि इस पुस्तक की समस्त कसरतें यह साबित करने में जूझती लगती है कि संसार में समाये भूत प्रेत भय के वातावरण के बीच भी जीव, खासकर इंसान, किन्हीं थोपे गए छोटे बड़े अव्यक्त अदृश्य शक्तियों, कुछ शीर्ष खोजी अध्ययनकर्ता दलों के मुताबिक वेद के पूर्व ईश्वरवाद समेत समस्त किस्म के अव्यक्त अदृश्य शक्तियों से सीमाहीन आदिम समाज के तत्कालीन लोग सर्वथा अनभिज्ञ रहे के मदद बिना भी कुशलतापूर्वक जीवन की निरंतरता बनाए रख सकते हैं। निश्चित ही यह दुर्लभ कार्य संबंधित विषयों के प्रश्नों और उनके संभावित उत्तरों के माध्यम से ही पुस्तक को पूरा करने की कोशिश मानी जा सकती है। मसलन, 1. इंसानों के प्रथम जोड़े से अब तक के 2. स्वीकृत इतिहासों के अनुसार आदमी के अस्तित्व 3. पृथ्वी पर जड़ जगत 4. यदि उस अवस्था में आदमी समाज की आस्था 5. क्या पृथ्वी के जन्म से ही उसके ऊपरी भाग में 6. आदमी का विकास क्रम के साथ अन्य कुल 15 अनुत्तरित प्रश्नों से पुस्तक जूझती लग सकती है। उम्रदराज व्यक्ति का शरीर भले ही बेहद थक जाए, लेकिन यह दिमाग पूरा स्वस्थ नहीं है तो सोच में शायद कोई रुकावट नहीं पड़ सकती। वह अपने धुन में आगे बढ़ता रह सकता है, भले ही उसके कार्यों में छोटी से लेकर बड़ी गलतियों को नहीं रोका जा सकता हो। आलोच्य पुस्तक के लेखक के साथ संभवतः ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है। मसलन, शारीरिक असमर्थता से दौड़ धूप न कर सकने के कारण पुस्तक को तैयार करने के लिए एक पुराने मित्र से मदद लेना पड़ा। मदद तो दिए, किंतु शायद लापरवाही भी हुई, जिसके कारण पुस्तक में शामिल 2 कविताओं के साथ छोटी से बड़ी छेड़छाड़ से मौलिकता लगभग खत्म सी हो गई लग सकती है। अलावा इन कमियों के कुछ टंकन त्रुटियों के साथ पुस्तक के लेखन शैली, वृत्तांत, कागज, साज सज्जा आदि में छोटी से बड़ी कमियां नोट की जा सकती है, जिसके लिए लेखक लाचारी को सामने कर शर्मिंदगी से सुधी पाठकों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी है। वह यह आशा भी कर सकता है कि ऐसे पाठक पुस्तक के विषय, व्याख्या और निष्कर्षों के यूनिकता पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि त्रुटियों पर। धन्यवाद।